हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग, है ना। तो हम लोगों का सेकंड पार्ट ये आपका है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। पहले पार्ट में हम सारे लोगों ने ये कवर कर लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उनका इंडिकेशन क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने ये एक्टिविटी पढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल तकरीबन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उनको हम बैलेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया था अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आइए आज बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें वॉइस ऑन नहीं हुई थी और इसलिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। चलिए, पहली चीज़ तो ये हाईलाइट पोर्शन आप देखिएगा, हाईलाइटेड पोर्शन पूरा का पूरा। पहला, एटम ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, आप एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के थ्रू हमने कहा ये कार्बन प्लस O2, तो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कार्बन है और ऑक्सीजन है। जब ये कोई प्रोडक्ट बनेगा CO2, तो देखो कार्बन कार्बन ही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। तो ये अलग बात है कि कल को जो है 1 से 2 बन जाए, 2 से 3 बन जाए, लेकिन कार्बन कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, कि बॉन्ड ब्रेक होता है ना, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, हमने कहा कि जैसे NaCl, आज Na और Cl एक बॉन्ड थे, आयनिक बॉन्ड, इस पर प्लस और इस पर माइनस धीरे धीरे पड़ेंगे, ये टूट चुके हैं, Na अलग हो चुका है और Cl अलग हो चुका है ना। इस तरीके से बात होती है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले ही आप समझ लीजिए 1 बाय 1 ताकि और डिटेल में। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिन का नेशन का मतलब कंबाइन होना। अब कंबाइन होने का मतलब क्या है? कंबाइन होने का मतलब सबको पता होता है कि मैंने एक चीज़ लिया और एक चीज़ लिया, है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक चीज़ बन गए, है ना। तो ये मैथ नहीं है कि 1 + 1 आपको 2 करना है, कंबाइन होकर। जैसे हमने कहा कि भाई कार्बन अलग लिया, ऑक्सीजन अलग लिया, आज दोनों अलग अलग हैं, 2 लोग हैं, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गए हैं तो एक कंपाउंड बन चुके हैं, एक कंपाउंड बन चुके। तो एक ये था, एक ये था, लेकिन ये भी क्या बना है? एक। तो ये बात होती है, ये कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला। इसी का उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? कि रिएक्शन टूट रही है। तो NaCl जब टूटेगा तो यानी ये 2 लोगों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी का अपोजिट। फिर हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक ही बार में समझ लो, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि देखो, मैं बैठा हूँ अकेले, साथ में मेरा दोस्त बैठा है किसी और को लेकर, B और C को लेकर। तो अगर मैं इनसे तगड़ा हूँ, मैं इनसे क्या हूँ? तगड़ा हूँ, ये मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, ज़्यादा मजबूत हूँ, तो मैं क्या करूँगा? इनमें से एक को अपने साथ ले लूँगा, तो AB मैं साथ में हो गया और C को मैंने कर दिया किनारे। ऐसा आप ना करना लाइफ में, है ना, ठीक है ना, दोस्ती बरकरार रखना। तो ये चीज़ है, यानी डिस्प्लेसमेंट। एक उसका भाई आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई देखो, आज AB एक साथ थे और CD एक साथ थे, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने क्या, भाई बहुत हो गया, अब तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है, अब मुझे C के साथ रहना है। तो मैं अगर चला गया C के साथ, तो बचा क्या? मजबूरी में B को किसके साथ जाना पड़ेगा? D के साथ जाना ही पड़ेगा, दोनों के पास कोई चारा नहीं। तो ये 2 लोग डिस्प्लेस, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर एक हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ आपको समझ में सही से नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अ रिएक्शन वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या उनसे ज़्यादा कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा कि अभी आपको दिखेगा। अच्छा, ये जो लोग कंबाइन हो रहे हैं 2 लोग, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, दोनों आपस में कंपाउंड हो सकते हैं, या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में ऐड हो सकते हैं, है ना। 9th में आपने पढ़ा था एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ये सबसे पहला और सबसे VIP एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम, यानी आपने क्या लिया है? मैग्नीशियम। कहाँ पे? एयर के अंदर। तो एयर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जानते हैं, क्लास 8th में आपने पढ़ा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होता है, आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, यानी H2, यानी H2 लिया है आपने, है ना, और O2 लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, और बन गया है वाटर। तो सबको पता होता है एक चीज़, कि जो हाइड्रोजन होता है वो बर्न करता है ना, जलता है। अगर आप हाइड्रोजन को जलाएंगे, यानी फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है, क्लास 8th की साइंस में आपने पढ़ा होगा। अल्टरनेटिव सोर्स इसको बना रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल।
दूसरा ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्शन, यानी ऑक्सीजन कंबस्शन को सपोर्ट करता है, यानी और अच्छा जलाएगा। और वाटर के बारे में तो आपको पता ही है ना, बताने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये H2 क्यों लिखा है, तो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि बेटा देखो जितने भी नॉन मेटल अक्सर आपको लिखे हुए मिलेंगे सब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, H2 मिलेगा, O2 मिलेगा, N2 मिलेगा, है ना, Cl2 मिलेगा, Br2 मिलेगा। ये सारे लोग 2 के फॉर्म में होते हैं, कार्बन बस अकेला होता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है 9th में आपने पढ़ी, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आगे आते हैं एक्टिविटी नंबर 1.4, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी बात करते हैं। ठीक, सबसे पहला इन्होंने कहा कि आपने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप लिखने का ट्राई करिए, कैल्शियम का मतलब क्या होगा, Ca कैल्शियम, ऑक्साइड के आप देखो इस पर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2, यानी एक ही आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर। तो अब जैसे ही आपसे कहा गया कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये क्या होता है, स्लोली ऐड, है ना, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब रिएक्शन क्या होती है, उन्होंने कहा टच द बीकर, बीकर को जब टच करिएगा तो बीकर हीट नजर आएगा, क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो आपको गर्म लगेगा। ये अब ये वीआईपी मैंने कुछ चीज़ें दिया है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, Ca कैल्शियम, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड। तो इसे बोला जाता है क्विक लाइम या लाइम बोला जाता है ना। ये तो क्विक लाइम या लाइम, इसका जो यूज़ होता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ताकि एक बार में ही हम लिख लेंगे। इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ताकि आप यहीं पे इसका यूज़ पढ़ लो, ठीक है, ओके। फिर आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं, तो ये जो आपको O को ऑक्साइड बोला, तो ये याद रखिएगा, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, है ना, ये बार बार यूज़ होगा, हाइड्रोक्साइड, ओके। ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है, स्लैग्ड लाइम जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो CO3-2, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ये कॉमन नेम वाले जितने भी लोग हैं, मैं इनका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे कॉमन नेम बार बार यूज़ होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है, जो वाइट और शाइनी लेयर होती है। तो आप पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी किस तरीके जो एक्टिविटी अभी आपने ऊपर देखी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रो यानी वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ऑक्साइड ये आप पढ़ेंगे, जब भी ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। और इसे ही हमने क्या बोला, स्लैग्ड लाइम बोला। तो रिएक्शन कैसी होती है, कॉम्बाइन तो हो ही रहे हैं, साथ में हीट निकल रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया। और ये जो स्लैग्ड लाइम है, अभी आपको मैंने बताया कि स्लैग्ड लाइम का वाइट वॉश के अंदर यूज़ होता है। अब ये तो बात हो गई। अब मेन चीज़ ये है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम है, जब इसको CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसको हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कि CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है, पानी। अच्छा, आगे जाके पढ़ेंगे, ये आपका बेस होता है ना। मैं हल्का सा बताता हूँ यहाँ पे, ये आप एसिड बेस चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे अब सबको नजर, हालांकि क्लास 6-7 में आप पढ़ के आए हैं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये देखो, ये आपको दिख ही रहा है क्या होता है, ये एक बेस होता है ना। और ये चूंकि कैल्शियम कार्बन एक नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा, एसिडिक नेचर का होता है। तो कुछ सोचो, एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट। तो कैल्शियम और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, तो ये आपका एक साल्ट बन जाता है। बात समझ में आई ना। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, एगशेल और चॉक, है ना, इसमें याद रखना है। एगशेल का यूज़ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है तो आपसे गलती नहीं होगी। और ये पहले ही बता दें कि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट और शाइनी लेयर बनाता है ऑन द वॉल आफ्टर 2 से 3 डेज के बराबर, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये ट्रेडिशनल में यूज़ होती थी। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होने। अदर एग्जाम्पल, है ना, और सारे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए, चाहे चाँद के हों, चाहे एनसीईआरटी के हों, चाहे एग्जाम्पलर के हों। Mg+O2 यानी MgO, यहाँ भी कंबाइन हो रहे हैं। Mg लाइनिंग फर्नेस, वाटर का फॉर्मेशन, सेकेंड इक्वेशन हो रही है। कार्बन के साथ जब O2 मिलाएंगे, CO2, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है। हालांकि आपको पता है, बट मेरा काम है यहाँ पे आपको कि VIP बताना कि क्या क्या आपसे ज़्यादा पूछ सकता है, किस तरीके से। यानी अगर कोई जलती हुई चीज़ इसके पास लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगी, है ना।
इस तरीके से। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था यहाँ पे, देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये CO2 की टेस्टिंग करने की भी रिएक्शन है कि अगर आप CO2 को टेस्ट करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन भी काम आती है, ये वाली 4 नंबर की रिएक्शन। HCl है ना, देखो H2 + Cl2, HCl बनेगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, NaCl2 NaCl बनेगा जो कॉमन साल्ट होता है, सबको पता है। ये आयरन सल्फाइड है, जैसे O-2 ऑक्साइड होता है, S-2 क्या होता है, सल्फाइड होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई O-2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे लोग ऑक्साइड होते हैं O-2 अगर कहीं पे। इसी तरीके से अगर S-2 है तो उसे क्या बोलेंगे, सल्फाइड है ना, ऑक्सीजन के नीचे ही पीरियोडिक टेबल में ये आपको मिल जाएगा। तो ऑक्साइड और सल्फाइड ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत हेल्प करती हैं आगे। ओके, और वाई ये कैल्शियम, ये वाली रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है अभी जस्ट, है ना, ये वाली वाइट वाशिंग वाली, और ये वाली भी रिएक्शन 7 और 8 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। NH4Cl NH4Cl है ना। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी अगर NH एक ही कंपाउंड आता है जहाँ नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला प्लस होता है, इसे बोला जाता है अमोनियम। क्या बोला जाता है, अमोनियम, है ना। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है तो अमोनियम, बाकी क्लोरीन है तो क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। डेंस वाइट फ्यूम बनता है, तो एक लाइन खाली आप डेंस जो है वाइट फ्यूम है ना, ब्राउन फ्यूम की बात करेंगे, वाइट फ्यूम यहाँ पे। बाकी CO2 है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, SO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इससे बनेगा। तो ये बात आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे, डीकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। अब तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर वो, अच्छा ये अपोजिट है क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में बना रहे थे, इसमें हम तोड़ रहे हैं, है ना। चलिए अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप एनर्जी देंगे ये हीट में दे सकते हैं, तो हीट क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी। लाइट कहीं पे दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, फोटो, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाया था CaCO3 यानी लाइम स्टोन, तो यहाँ फिर से एक बार लिख लेते हैं। चीज़ों को बार बार लिखने से ना आदत जाती नहीं, ख़राब नहीं होती, यानी रफ भर जाए, कॉपी भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइंड में सेट होना चाहिए। तो हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम स्टोन, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में CO2। तो यहाँ मैंने लिखा है कि कभी भी अगर CO3 को आप हीट करेंगे, CO3 को आप हीट करेंगे, उससे आपको CO2 गैस मिलेगी, अपने पूरे सिलेबस के अंदर आपको पता चलेगा। और CO2 से क्या बन जाएगा, CO3 बनेगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, CaO अभी बताया था लाइम या क्विक लाइम बोला जाता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होता है और गिलास में। तो एक रिएक्शन ये हो गई। दूसरा आता है डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम क्लोरेट, ClO3 क्या हो जाता है, क्लोरेट, है ना, ये आगे। तो एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कहीं कहीं आपको मिल जाती है, सिर्फ इतना याद रखना है, पोटेशियम क्लोरेट से हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब एक चीज़ का ध्यान देना, जो आपका Fe होता है आयरन, वो +2 और +3 दोनों के अंदर होता है। जब +2 होगा उसे बोले जाएंगे 2, यानी 2 में रो यानी अस, है ना, तो फेरस, है ना, ये भी आपको पता चलेगा। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो, जैसे आयरन का +2 +3 है तो कम वाले को अस बोलते हैं, ज़्यादा वाले को इक। जैसे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप देख लेना, है ना, जिसमें ऑक्सीजन कम यानी सल्फर पे कम, वो अस और इक, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या क्या याद रखना, समझिएगा बहुत ध्यान से। और एक बात समझिएगा, है ना, ताकि ये भी आपको निकालना आए। देखिए ये मैंने लिया Fe2O3, इसको फिर से बोलता हूँ, इसको फिर से करवा देता हूँ, है ना, जैसे कि कैसे आप निकालेंगे, किस पर कौन सा चार्ज आता है। हालांकि क्लास 9th का है बट फिर भी बताता हूँ। देखो Fe2O3, अब मुझे इसका निकालना है आयरन का, तो आयरन कितना है 2, और आयरन पे मैंने अभी मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया x, 2x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, और ऑक्सीजन है कितना ×3, बराबर टोटल चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं, 0। तो आपको पता चल गया कि 2x -6 = 0। अब यहाँ से सबको पता है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 यानी +3। तो x की वैल्यू आपको आ गई, यानी आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। और जो +3 वाले होते हैं, यही बताया, देखो फेरस, है ना, +2 वाले को आयरन 2 सल्फेट फेरस, और इक का मतलब क्या होता है, 3 वाला। बात समझ में आ गई, ओके। अब ये ऑब्जर्वेशन आपको, ये आपकी एक्टिविटी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे पूरी एक्टिविटी तो आपको पता चल जाएगा कि जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जब इसको तोड़ेंगे, ये जब ऑक्साइड बनेगा तो ब्राउन कलर की ऑक्साइड बनेगा, और SO2 और SO3 जो गैस आएगी उसकी स्मेल आती है। तो इतनी चीज़ें आपको, यानी कलर चेंज का एक अच्छा एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं।
जैसा कि आप ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं कि ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज कलर चेंज हो गया है। एमिशन ऑफ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, है ना, तो बर्निंग सल्फर की क्या आ रही है, स्मेल आ रही है बर्निंग सल्फर की। और ब्राउन सॉलिड जो है वो आपको पता ही चलेगा कि यहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो चुका है, तो सॉलिड को आपको ध्यान देना है, ये सॉलिड होता है। तो नोट में एक तो हीट दे रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, इसके अंदर 7H2O यानी क्रिस्टल होते हैं पानी के। जब आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, पहले पानी लूज होगा, तो पहले पानी लूज होगा, उसके बाद क्या होगा, वाइट कलर में जाएगा और तब डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये स्टेप याद रखिएगा, स्टेप नंबर 1 लूज, फिर वाइट टर्न, फिर डिकम्पोज, और ये आपको स्मेल मैंने बता दिया। अब एक अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में जो आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज़ बैलेंसिंग याद रखना है, अक्सर आप भूल जाते हैं, तो लोग बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके 2 को याद रखिएगा तो पूरी बैलेंसिंग आपसे हो जाएगी। तो NO3 होता है नाइट्रेट, PB मतलब लेड नाइट्रेट। क्यों ऐसा होगा कि इस यहाँ पे 2 लिखा है कि देखो सिंपल कि जो PB होता है वो +2 के अंदर होता है, नाइट्रेट -1 के अंदर होता है, इसलिए नाइट्रेट हमने 2 लिया। जैसे ही इसको हीट करते हैं तो एक तो ऑक्साइड बनता है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, ये हायर रिएक्शन में क्लासेस में पढ़ाई जाती थी S ब्लॉक के अंदर कि ऐसा क्यों होता है, P ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा, है ना। इस तरीके से आपसे बात होगी, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं PbO यानी एलो। अब यहाँ पे NO2 बना यानी ब्राउन फ्यूम, ऑक्सीजन क्या है इस पे। अब देखो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ब्राउन फ्यूम है वो NO2 का ब्राउन फ्यूम मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PbO एलो बना हुआ है, लेड मोनोऑक्साइड एलो जो लेफ्ट बिहाइंड, और O2। अब ऑक्सीजन की टेस्टिंग कैसे करेंगे, अभी हम पहले बताया कि ऑक्सीजन की जो टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है, ग्लोइंग स्प्लिंटर, यानी एक चिराग जो भी लैब में स्प्लिंटर होता है, स्प्लिंटर उसको लेकर आएंगे तो उससे कन्फर्म हो जाएगा। क्यों कन्फर्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें आप देखिएगा, किसी भी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए 3 ही गैस अपने को मिलेगी, पूरे सिलेबस के अंदर 3 गैस मिलेगी, है ना। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ। जब भी आपके पास ग्लोइंग स्प्लिंटर आएगा, 3 चीज़ें एक साथ मैं लिख देता हूँ, डब्बे के अंदर पैक कर लीजिएगा। देखिए, अगर हाइड्रोजन वहाँ पे लेकर आओगे तो हाइड्रोजन जब भी माची से कोई भी, तो आपको मिलेगा पॉप साउंड। क्या मिलेगा, पॉप साउंड मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर कभी भी आप लेकर आएंगे ऑक्सीजन गैस तो वो और अच्छे से सपोर्ट कंबस्शन, तो और अच्छे से जलने लगेगा, तो ये कंबस्शन क्या करेगा, सपोर्ट, है ना, सपोर्ट करेगा कंबस्शन को। और गलती से आप लेकर चले आए CO2 तो ये क्या कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा, यानी बुझा देगा। तो ये 3 आपको कभी भी अगर टेस्ट पूछ ले, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके टेस्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको हाईलाइट करके रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये कहीं भी अगर आपसे पूछे जाए किसी भी मामले में, ये कि क्या क्या करवाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ओ मिस्टेक गाइस, ओके चलिए, ये बाद में टेबल बना दूंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर पे। अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी कभी बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, करंट पास करवाएंगे किसका, वाटर का। और जब भी करंट वाटर में पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, यानी जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो आपको दोनों ये चीज़ दिख रही है आपको, ये पूरा ना, ये इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो यानी एक एनोड होगा, एक क्या होगा, कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना। यहाँ पे तो पूरी एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ एक्टिविटी में आपको मिलेगा, आपने प्लास्टिक मग लिया है, 2 इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे आपने 6 वोल्ट की बैटरी लिया है। अच्छा, बैटरी क्यों लिया है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी, ये तो आपको पता ही है ना चीज़। उसके बाद क्या किया है आपने कि इस तरीके से आपने देखो यहाँ पे ऐड वाटर विद द फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि आपने क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाला है। पूरी एक्टिविटी पढ़ेंगे बेन। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला है, इस पर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। जब प्योर वाटर होता है, पूरा पानी एकदम जिम्बा, तो आपने क्लास 8th के अंदर पढ़ा कि जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, उसके अंदर आयन नहीं होते हैं। बट हमको तो कंडक्टर चाहिए, हमको तो फ्लो करवाना है, तो हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं एसिड, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, एसिड हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट बेस हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट साल्ट भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, अच्छा, तो जो आयन देगा। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, आयन देते हैं, और आयन की मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वाटर टूटेगा, और अगर वाटर टूटेगा तो वाटर क्या, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ
एक तो H2 जब टूटेगा तो ऑक्सीजन अलग होगी और ऑक्सीजन से बनेगा O2 और O2 का मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये एनोड पे बनेगा। खुद अंदाजा लगाइए, रटना मत कि भाई यहाँ से दो चीज़ें बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी, दो चीज़ें, एक तो ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। तो अगर वाटर से ऑक्सीजन निकल जा रही है मतलब रिड्यूस हुआ है तो रिडक्शन, तो कौन सी गैस बनेगी, H2, और रिडक्शन कैथोड पे होता है। जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करने में ये हाइड्रोजन के साथ 2 आएगा, यानी ये डबल बन रहा है। कितना बन रहा है, डबल। तो इसीलिए बताया गया कि जो गैस बनेगी वो डबल, यानी ज़्यादा कहाँ बनेगी, वो ज़्यादा गैस बनेगी कैथोड पर, यानी आपको H2 ज़्यादा मात्रा में दिखेगी। और पॉप साउंड मैंने पहले ही बताया था, हाइड्रोजन को पॉप साउंड से और ऑक्सीजन को कंबशन सपोर्ट करने के हिसाब से हम बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.8 में, जहाँ पे आपको लिया गया है सिल्वर क्लोराइड। Ag मतलब सिल्वर, Cl- का मतलब क्या होगा, क्लोराइड। तो Ag सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर की होती है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा जाता है तो क्या होता है कि Ag ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सॉलिड मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रे कलर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सिल्वर मेटल बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर मेटल। इसका यूज़ कहाँ होता है, वाइट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज़ होता है। सेम ऐसे ही AgBr होता है। अब ये समरी टेबल आपको मिल गया पूरा का पूरा कि एक्टिविटी 1.5 में फेरस सल्फेट आपने लिया था, हीट दिया तो इसलिए बोला थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आपको ये चीज़ें मिली है ना, फेरिक ऑक्साइड वगैरह। लेड नाइट्रेट में आपको ये तीनों चीज़ें मिली, वाटर वाले में आपको ये मिला और सिल्वर क्लोराइड वाले में आपको ये चीज़ें मिली, ठीक है ना। अब ये एक्टिविटी ध्यान से देखिएगा, इस एक्टिविटी को, ये एक्टिविटी आपसे कहा गया करवाइए। तो एक्टिविटी कुछ नहीं, आपको देखो बोला गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने Ba बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड अभी बताया था। इनको जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या पूरी रिएक्शन में कि BaCl2 एक साथ चला आएगा, वाटर बन जाएगा और बचा हमारे पास क्या, अमोनिया। तो अमोनिया पे आपको ध्यान देना कि यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगी। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है ना, ये ऊपर भी मैंने मार्क किया, नीचे भी की पॉइंट में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब अगर होगी तो कहाँ से होगी, जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब होगी तो बाहर से होगी। तो इसलिए बाहर का माहौल कैसा हो जाएगा, हीट वहाँ से आ रही है तो मतलब ठंडा हो जाएगा बाहर का माहौल, और हीट ले रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अमोनिया गैस यहाँ पे बन रही है NH3 गैस, बाकी बेरियम क्लोराइड और वाटर। ओके अब उसकी बात करते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कि आपसे सॉरी अ सॉल्यूशन इज सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। जैसे ही वाइट वॉशिंग का नाम लिया हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ओहो वाइट वॉशिंग मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे रिएक्ट वाटर के साथ करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ गैस डबल क्यों होती है और उस गैस का क्या नाम है, तो हमने पहले ये भी बताया था कि डबल क्या होती है, हाइड्रोजन बैलेंस करने पर, तो उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात। तो पहले ही बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक ने दूसरे को हटा दिया। अब किस बेस पे हटाएगा, तो जाहिर सी बात है जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा। जो मोर होगा कैसे पता चलेगा, ये मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज या इसे एक्टिविटी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसे एक्चुअल में क्या बोला जाएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी सीरीज। रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है ना। अच्छा यहाँ हाइड्रोजन पे फोकस करना है, कुछ लोग हाइड्रोजन से ऊपर हैं, कुछ लोग हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो हमारा जो काम चल जाता है इतने से कि भाई हाइड्रोजन के नीचे वालों को याद रख लो, कॉपर Hg Ag Au है ना, छापा यानी पूरा C छापा के नाम से जानते थे, P इन्होंने नहीं लिखा है, हायर क्लासेस में लिखा जाता था। तो कॉपर Hg Ag Au ये सारे लोग हैं। अच्छा ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं, तो आपको ये ध्यान देने से मैं कई एग्जांपल आपसे पूछूं कि K और Na में कौन जीतेगा, तो ज़ाहिर ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है तो K जीत जाएगा। फिर मैंने कहा एल्युमिनियम और जिंक में कौन जीतेगा, अरे भाई एल्युमिनियम ऊपर है वो जीत जाएगा। फिर मैंने कहा आयरन और कॉपर में कौन जीतेगा, तो कॉपर बेकार आदमी है तो उससे जीत जाएगा। तो ये ध्यान आपको देना है इस तरीके से है ना। चलिए जैसे खुद सोचिए, देखिए यहाँ पर क्या है Fe आयरन, कॉपर सल्फेट, कॉपर अभी किसके साथ बैठा है, SO4 यानी सल्फेट के साथ। खुद बताओ कॉपर कहाँ है, बहुत नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, और आयरन कहाँ है, ऊपर है, तो आयरन उसको हटा देगा, तो आयरन ने उसको हटा दिया तो कॉपर देखो अलग हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। इस तरीके से पूरी जो आपको रिएक्टिविटी यहाँ पे पूरी एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, पूरी एक्टिविटी को पढ़िएगा कि आपने टेक 3 आयरन ले कहीं कहीं लिखा 3 आयरन लेने, रबिंग सैंड पेपर से उसको हमने रब किया है ना, पूरा रब कर दिया ताकि कोई भी रिएक्शन होने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिया है टेस्ट ट्यूब वगैरह लिया है, उसमें डाला है 20 मिनट तक, ये सारी चीज़ें।
तो अब क्या क्या होगा ये देखो, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है बिल्कुल, और आयरन डिस्प्लेस कर देगा, सही बात है। तो हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर है, ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, अब कॉपर सल्फेट तो रह नहीं गया, अब यहाँ पे खुद देखो, पहले ये ब्लू कलर का था, अब तो कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, दूसरे के साथ चला गया, तो ये कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, है ना। और रेडिश ब्राउन कॉपर जो है वो डिपोजिट हो जाएगा, कि जो कॉपर अलग हो गया था अब रेडिश ब्राउन यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे मैंने कहा Fe प्लस कॉपर, जहाँ जहाँ कॉपर आएगा वो ध्यान देना, कॉपर आ रहा है किसके साथ, Fe, तो इसका मतलब Fe हटा देगा, देखो कॉपर अलग हो गया इस रिएक्शन के अंदर, है ना। ओके, फिर यहाँ पे Zn और कॉपर, अच्छा फिर देखो कॉपर से ऊपर कौन होता है, Zn, कॉपर हट गया, Pb प्लस Cu, फिर हमने देखा यार कॉपर तो नीचे होता है हाइड्रोजन के, एकदम बेकार वाला आदमी है, वो जीत गया। हाँ, इस वाले में आपको देखना है कि कॉपर और Ag, अब यहाँ रिएक्टिविटी एक बार फिर से देख लो, कॉपर और Ag, अब जब कॉपर यहाँ है और Ag, बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और Ag में, तो जाहिर सी बात है एक ही एग्जाम्पल आपका आएगा यहाँ पे कि कॉपर और Ag में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आज क्या होगा, आज कॉपर के बोल बल्ले हैं, तो कॉपर क्या करेगा, आज Ag को हटा देगा, तो Ag बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा, है ना। इस तरीके से पूरे जितने भी रिएक्शन आप देख रहे हैं, सारे रिएक्शन को 1 बाय 1 आप बात कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल अच्छे अच्छे इसमें दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आपको बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पढ़िए, 2 आयनिक कंपाउंड, यानी जो तो कंपाउंड होने चाहिए आयनिक होने चाहिए, यानी आयन के अंदर टूट जाने चाहिए। अब खुद अंदाजा लगाओ, आयन के अंदर कब टूटेगा, जब वो क्या होगा, पानी के अंदर जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि पानी के अंदर रिएक्शन अक्सर ये करवाएंगे, है ना। ये आयन क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, तेरा मेरा मेरा तेरा, तो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की रिएक्शन, है ना। धीरे धीरे आपको ये एग्जांपल सबसे पहले ये समझाता हूँ, है ना, ये वाली एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, जब ये लोग पानी में गए, जब ये लोग पानी के अंदर गए तो क्या हुआ भाई, Na अलग हो गया, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Ba, तो आज क्या था, पहले Na, आप ध्यान से देखेंगे, पहले Na किसके साथ था, SO4 के अंदर, आज एक्सचेंज हो जाएगा, Na चला जाएगा Cl के साथ, Ba चला आएगा SO4 के साथ, यानी आयन के एक्सचेंज हो चुके हैं, प्रेसिपिटेट बन चुका है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे जो बैठेगा, है ना, यहाँ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो नीचे बैठ जाए, जो घुले ना, है ना, ये चीज़ ध्यान देनी। तो अच्छा, दूसरा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, उसके अंदर भी एक्सचेंज होता है, H के अंदर H प्लस Cl माइनस, आज HCl के साथ है, लेकिन आज H हो गया OH माइनस के साथ, तो यानी प्लस इसका प्लस उसके माइनस के साथ, उसका प्लस इसके माइनस के साथ, इस तरीके से कहानियाँ होंगी। अच्छा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो एक्सचेंज होता है आयन का, जैसा कि हमने पहले ही देखा, यूजुअली एक्वस सॉल्यूशन, ये हमने बात किया, अक्सर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोली जाती है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप देखें AgNO3 NaCl, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। इसी तरीके से BaCl2, जब जो दो है ना, तो BaSO4, अभी बताया आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एक बेस है एक एसिड है। बेरियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें। अब ये एक्टिविटी 1.2 जो हमने बहुत पहले, आपने लास्ट रिएक्शन किया होगा, एक्टिविटी 1.2, उसकी एक्टिविटी है कि जब आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हो तो PbI2 के साथ चला जाता है और इस चीज़ का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन थी हमारी 4। अब हमारी रिएक्शन जो बचती है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं चाहता हूँ इसको अलग वीडियो में पूरा करें, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी रिएक्शन है ना, इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर हम पूरी बात करेंगे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, है ना। तो इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, बताइएगा कमेंट में ज़रूर, आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में बताइए कैसा